आपकी स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, क्या अगर आप काले हैं तो क्या आप केबिन क्रू बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, अगर आपके शरीर में कोई निशान है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जहां पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट फंसते हैं या फिर कंफ्यूज होते हैं कि क्या केबिन क्रू बनने के लिए किसी सर्टिफिकेट की या फिर किसी कोर्स की जरूरत होती है, तो मेरा आंसर है दोस्तों, बस एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप लोग केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आपकी जो मुस्कान है प्लीजेंट होना चाहिए। अगर आप हंसे तो ऐसा लगे कि फूल बिखर रहे हैं, लोगों को आप अट्रैक्टिव कर रहे हैं। मेरी तरीके से मुस्कान नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रह जाओगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप लोग 12th पास करते हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आप लोगों के मन में हमेशा एक सपना रहता है कि मुझे केबिन क्रू बनना है, मगर आप लोग सही जानकारी या फिर गाइडेंस के अभाव में कहीं ना कहीं गलत जगह किसी इंस्टीट्यूट में या फिर कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप 12th पास हो चुके हैं तो आप लोग एविएशन सेक्टर में एज ए केबिन क्रू कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, मतलब कौन कौन से कोर्स होने चाहिए या फिर कौन कौन सी स्किल्स होने चाहिए जिसके बिहाफ पे आप बहुत ही आसानी से केबिन क्रू बन सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि केबिन क्रू बनने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, हाइट और वेट आपकी कितनी होनी चाहिए, आपकी स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, क्या अगर आप काले हैं तो क्या आप केबिन क्रू बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके शरीर में कोई निशान है, ये वो जन्मजात निशान है या फिर कोई टैटू है, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होने चाहिए, और एक केबिन क्रू बनने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको कौन सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा एक बार देख लेते तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप लोग बेफिक्र होकर केबिन क्रू के लिए तैयारी कर सकते हैं और दोस्तों आसानी से इसका इंटरव्यू भी दे सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम नीरज कुमार है और वर्तमान में मैं एविएशन सेक्टर में पिछले 8 साल से कार्यरत हूं। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक ग्राउंड स्टाफ या फिर केबिन क्रू बनने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आपको तैयारी कैसे करना है। तो दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। आप चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, ये सभी के लिए यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करता हूं वीडियो को, बाकी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि केबिन क्रू बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप 10+2 पास हो चुके हैं, मतलब आप 12th पास हो चुके हैं, तो आप लोग बहुत ही आसानी से केबिन क्रू बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जहां पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट फंसते हैं या फिर कंफ्यूज होते हैं कि क्या केबिन क्रू बनने के लिए किसी सर्टिफिकेट की या फिर किसी कोर्स की जरूरत होती है, तो मेरा आंसर है दोस्तों नो, इसमें किसी भी सर्टिफिकेट या किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स ही काम आएगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, ऐसी कोई कंसल्टेंसी मिलती है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट कहता है कि आप मेरे यहाँ आके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको मैं केबिन क्रू बनवा दूंगा, तो आपके साथ सीधा छलावा हो रहा है, आपको फ्रॉड करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो आप लोग ऐसे लोगों से बचें, बिल्कुल भी आप लोगों को ऐसे व्यक्तियों के झांसे में नहीं फंसना है, क्योंकि केबिन क्रू बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप 10+2 पास हो। ठीक है, और आगे कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, मगर आपको कोई कोर्स या फिर सर्टिफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जो जिस भी आप एयरलाइंस में ज्वाइन करेंगे तो एयरलाइंस आपकी सारी ट्रेनिंग्स, आपकी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सारी चीजें आपको वो खुद करवाएगी, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, हालांकि अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, अगर आपको इंग्लिश वगैरह थोड़ी कम आती है, अगर आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को इनहेंस करना चाहते हैं, थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा पॉलिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, मगर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करें। आप लोग कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब अच्छा जहां पे स्पीकिंग कोर्स कराया जा रहा है तो आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर लीजिए, अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छा कर लीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यूपी बोर्ड वालों की बता रहा हूं, बाकी जो सीबीएसई और एचएससी बोर्ड वाले लड़के और लड़कियां हैं वो लोग इतना पहले ट्रेंड हो जाते हैं कि उनकी इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज पहले से ही अच्छी हो जाती है। थोड़ा दिक्कत आती है यूपी बोर्ड वाले या फिर जो लोकल बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत आती है, तो आप लोग उसके लिए कोई स्पीकिंग कोर्स अच्छा ज्वाइन कर लीजिए, 4-6 महीने अपने ऊपर काम कीजिए, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी कोई कोर्स या सर्टिफिकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दोस्तों इसमें एज का क्राइटेरिया 18-27 साल रखा गया है, मतलब इसमें 18-27 साल आपकी एज होनी चाहिए, इससे अधिक एज के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। आज की जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जानकारी नहीं है। एक्सपीरियंस का थोड़ा क्राइटेरिया अलग होता है और वैसे भी लोगों को पता होता है कैसे क्या करना है, तो उनके बारे में बात नहीं करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मगर
गर्ल्स के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, बॉयज के लिए बहुत ही कम होती हैं। कुछ ही एयरलाइंस है जो बॉयज को हायरिंग करती है, जैसे कि एयर इंडिया हो गई, अभी विस्तारा भी बीच में कभी निकाल देती है, और उसके बाद जो छोटी छोटी एयरलाइंस है स्टार या फ्लाईबिग, ये भी कभी कभी निकाल देती है। तो इसमें गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा, थोड़ा बॉयज के लिए कम होती है। अब आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस की, कि कैबिन क्रू बनने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वैसे तो अगर आप फ्रेशर है तो मैंने आपको पहले बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने कहीं भी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का काम किया है, चाहे एयरपोर्ट में या किसी होटल में या फिर किसी और जगह एज ए कस्टमर सर्विस, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है, मतलब ये प्लस पॉइंट है, सोने पे सुहागे वाली बात है। ठीक है, अगर आपने किसी कॉल सेंटर में काम किया है, आपने किसी होटल डेस्क में काम किया है एज ए CSE कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या गेस्ट सर्विस एग्जीक्यूटिव, और अगर आप ग्राउंड स्टाफ किसी एयरलाइंस में काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा छूट मिलेगी और आप लोग आसानी से इसका इंटरव्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्रेशर कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। ठीक है, और बात करते हैं हाइट वेट की। इसमें हाइट वेट आपका कितना होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें गर्ल्स की जो हाइट है 155 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, और जो बॉयज है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। टोटल जो आपका BMI होता है वो इसमें फीमेल्स का 18 से 22 होना चाहिए और मेल का 18 से 25 होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अपना BMI निकाल के देख लीजिए, जिसका कम ज्यादा उस हिसाब से अपना बॉडी वेट वगैरह आप लोग अपडेट कर लीजिए। बस एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो आपकी जो मुस्कान है प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप हंसे तो ऐसा लगे कि फूल बिखर रहे हैं, लोगों को आप अट्रैक्टिव करें, मेरी तरीके से मुस्कान नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रह जाओगे। ठीक है, इसमें अच्छी स्माइल वाले लड़के चाहिए जिनकी हंसने में लगे कि हाँ ये बंदा मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, ऐसी आपकी मुस्कान होनी चाहिए, स्माइल आपकी प्लीजेंट होनी चाहिए। ठीक, अब आगे दोस्तों में बात करते हैं हम लोग आई साइट की। ठीक है, आपके ग्लासेस नहीं होने चाहिए, मतलब इसमें ग्लासेस अलाउड नहीं है। अगर आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कॉन्टेक्ट लेंस का यूज कर सकते हैं, बट ग्लासेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अब आगे हम लोग बात करते हैं स्किन कलर की। यहां पे भी बहुत कैंडिडेट हैं जो बहुत ही डाउटफुल रहते हैं कि मैं सांवला हूं, मैं काला हूं, क्या मैं कैबिन क्रू बन सकता हूं? तो बिल्कुल बन सकते हैं आप। मैं ऐसे बहुत से कैबिन क्रू को रोज देखता हूं जो बिल्कुल काले हैं मगर वो कैबिन क्रू हैं। ठीक है, तो इसमें कलर मैटर नहीं करता है कि आप काले हैं कि गोरे हैं। मैंने आपको पहले बताया, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो स्माइल है वो प्लेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें स्किन टोन या कलर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप काले हो, सांवले हो, भूरे हो, गोरे हो, नीले हो, पीले हो, कैसे भी हो आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कलर को लेकर इसमें परेशान मत होना। ठीक है, अब आगे बात आती है स्कार्स, टैटू और बर्थ मार्क। अगर आपके शरीर में कोई स्कार्स है, टैटू है या फिर बर्थ मार्क है, कोई ऐसा निशान है जो दिखता है, तो मतलब ये सारे जो निशान है, ये सारी चीजें आपकी विजिबल नहीं होनी चाहिए। आपकी जो बॉडी पार्ट है विजिबल नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके चेहरे में ना हो, यहाँ पे ना हो, आप अंदर कहीं भी बनवाएं, जो कपड़ों से ढक जाए ऐसी जगह में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको विजिबल पार्ट में ऐसी चीजें कहीं नहीं होनी चाहिए, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। और मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे भी कई कैंडिडेट होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, क्या मैं कैबिन क्रू बन सकता हूं या बन सकती हूं? तो बिल्कुल, इसमें मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, दोनों लोग इसमें कैबिन क्रू बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, आपके शरीर में कोई रोग या फिर कोई ऐसा इंजरी या कोई ऐसा मेजर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बात करें स्किल्स की, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आपको कोई कोर्स, डिप्लोमा, ट्रेनिंग या फिर कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, जो जरूरत है इन सभी चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले आपके पास गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपका जो बोलचाल है बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपकी फ्लुएंट इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, आउट गोइंग पर्सनालिटी, मतलब आप फ्रेंडली नेचर हो, हेल्पफुल हो और कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि जब आप एज ए कैबिन क्रू फ्लाइट में ड्यूटी करते हैं वहां पर बहुत अच्छे स्टेटस वाले लोग होते हैं, तो आपको उनसे बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छी तरीके से बात करना है, उनको अट्रैक्ट करना है। ठीक है, टीम वर्क, आपको एक टीम में काम करना है, जो आपको सुपरवाइजर उसके साथ मिलके पूरी फ्लाइट को हैंडल करना है और लोगों को हैंडल करना है, मतलब आपके अंदर टीम वर्क होना चाहिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, कई बार जब कैबिन क्रू आप लोग काम करते हैं तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो जाते हैं जहां पे आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है, हाँ या फिर ना, तो आप उसके लिए भी बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों अगला पॉइंट है क्रिएटिविटी और एक्टिव लिसनिंग। क्रिएटिविटी को मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप सपोज करिए कि आपकी ड्यूटी एज ए कैबिन क्रू ऑन बोर्ड आपकी ड्यूटी है, तो वहां पे कोई पर्सन है या कोई सेलिब्रिटी है या कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो काफी फेमस है, अगर उसका बर्थडे है तो आप उसको विश करके वहां पे थोड़ा क्रिएटिविटी कर सकते हैं, या आप उसको कोई ग्रीटिंग कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आपको चीजें करना जिससे थोड़ा जो पैसेंजर है आपकी एयरलाइंस की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो। ठीक है,
और एक्टिव लिसनिंग, वहां पे कई बार होता है कि लोग बटन दबाते हैं तो आपको तुरंत उनकी बात सुननी है, उनको जो प्रॉब्लम है आपको उनको हेल्प करना है, तो इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हैं। एडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको किसी भी शिफ्ट में कभी भी भेजा जा सकता है, ठीक है। एडॉप्टेबिलिटी मतलब वहां पे आपको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो इस तरीके से आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। इन सभी स्किल्स को आप लोग अपने रिज्यूम में अपडेट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों को अश्योरेंस देता हूं कि अगर आप लोग ये स्किल्स अपने रिज्यूमे में डालते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके इंटरव्यूअर के ऊपर आपका पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों अब बात आती है कि अगर आप लोग एज ए कैबिन क्रू किसी एयरलाइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग जिस भी एयरलाइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस एयरलाइंस का आप लोग करियर पेज रेगुलर चेक करते रहे। हर दूसरे चौथे दिन, 5 दिन, 10 दिन में कैबिन क्रू की वैकेंसी आती रहती है, तो आप लोग वैसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं या जुड़े रह सकते हैं। मैं समय समय पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूंगा कि कैबिन क्रू की वैकेंसी कौन से स्टेशन में कब आ रही है। तो आप या तो मुझसे कनेक्ट हो जाइए या फिर आप लोग करियर पेज इनका रेगुलर चेक करते रहिए, ठीक है। अब बात आती है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट मतलब हाई स्कूल और इंटर के मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके पास आपकी फोटो होनी चाहिए, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब बात आती है कि जब आप कैबिन क्रू बन जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग कौन कौन सी होगी और कितने महीने की होगी। दोस्तों एज ए कैबिन क्रू आपकी टोटल 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ग्रूमिंग, मेकअप, हर चीज आपको इन 3 महीने में सिखा दिया जाएगा कि आपको ड्रेसिंग सेंस कैसे रखना है, आपको ग्रूमिंग कैसे करनी है, सारी चीजें आपको इसमें सिखा दी जाएंगी पूरे 3 महीने में। और दोस्तों सबसे लास्ट में आपको बता दूं, जब आप एज ए कैबिन क्रू ज्वाइन करेंगे तो आपका फुल बॉडी मेडिकल होगा। मतलब इसका थोड़ा मेडिकल टफ होता है, ठीक है। तो आपका मेडिकल से गुजरना पड़ेगा। जब आप किसी भी एयरलाइंस में एज ए कैबिन क्रू सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको फुल बॉडी मेडिकल होगा, और आप अगर मेडिकली फिट पाए जाएंगे तो ही आपका एज ए कैबिन क्रू सिलेक्शन हो पाएगा। और सबसे लास्ट में मैंने ऊपर 1-2 बार बताया, फिर से एक बार बता देता हूं कि एक कैबिन क्रू बनने के लिए जो सबसे मेन स्किल्स होती है वो होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज। तो आप लोग इन 2 चीजों में काम कीजिए। आप लोग YouTube पे वीडियो सर्च कर सकते हैं, ऐसे बहुत से कैबिन क्रू हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत सी वीडियो डाल रखे हैं। आप लोग उनको देख के सीख सकते हैं, या फिर आप लोग कोई स्पीकिंग कोर्स या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आप जिस भी तरीके से सर्टिफाइड हो उस तरीके से अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह थी जानकारी कि 12th के बाद आप एक कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मैंने आपको एक एक करके सभी चीजें एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, ऑथेंटिक लगी हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरा सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जल्दी मैं आप लोगों से मिलूंगा कि नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।